आप लोगों ने ये तो सुना है कि गुरप्रीत सर ने, हमने लॉन्च में भी बताया था कि गुरप्रीत सर ने अपने सीए के जो तीनों लेवल हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो। इतना ही नहीं, सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी, सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 25 आई थी। उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब लगी थी जहां पर 17 लाख का पैकेज मिला था। 3 साल गवर्नमेंट जॉब करी मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ी कंपनी के, और फिर वहां पर जॉब करने के बाद फिर मैं फिजिक्स वाला में आया, और फिजिक्स वाला में अब मैं 1-1.5 साल हो गए यहां पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये स्टोरी तो बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन मेन स्टोरी यहां से स्टार्ट नहीं होती। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 12th पास करने के बाद। क्लास जब 12th मैंने पास करी थी ना, तो हर बच्चे के पास ये चॉइस होती थी, हर बच्चे के पास ये ऑप्शन होता है कि वो क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है या आर्ट लेना चाहता है। ऐसी चॉइस होती है 11th-12th में आप कौन सी स्ट्रीम से करना चाहते हैं। बट शायद ये मेरी चॉइस जो थी वो मेरी किस्मत में नहीं थी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। और मैं जानता हूं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो सेम शायद मेरे जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते होंगे। मैं सहारनपुर शहर में रहता था, और सहारनपुर शहर में उत्तर प्रदेश में आता है बेटा, और हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर थे, वो मेरे पापा थे। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा नहीं बेटा, जो हाथ से रिक्शा खींचते हैं ना वो चलाते थे। और वो उनका काम था कि जो भी दवाइयां आती थी वो ट्रांसपोर्ट से बड़े बड़े डब्बे ले जाकर वहां देकर आते थे, क्या बोलते हैं उसे, मेडिसिन शॉप्स पे। और हर डब्बे के ऊपर 3 रुपए 4 रुपए मिलता था, मतलब जितने ज्यादा डब्बे वो लेकर जाएंगे उतने ज्यादा उन्हें मिलते थे। तो महीने की अर्निंग होगी 3-4 हजार, ऐसी कुछ अर्निंग होगी। तो भाई उस टाइम पे स्कूल की फीस आज भी ज्यादा है, उस टाइम पर भी ज्यादा होती थी। तो 11th-12th में पैसा नहीं था देने के लिए, पापा के पास भी नहीं था, मैं भी। अब हम सोचते थे, पापा गए स्कूल में, और स्कूल में जाने के बाद हमने कई सारी एप्लीकेशंस लिखी कि स्कूल की फीस माफ हो जाए, हमारी पूरे साल की 11th की फीस माफ हो जाए, 12th की फीस माफ हो जाए। अब 11th और 12th की फीस माफ हो तो गई, लेकिन उनकी कंडीशन थी, उनकी ये कंडीशन थी कि भाई साइंस में भी कोई जगह नहीं है तो हम आपको कॉमर्स में डाल देते हैं। मतलब मेरे पास चॉइस नहीं थी, हमने कहा भाई जो मिल गया वो ले लेते हैं। मतलब एक्चुअली में मुझे कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए, ये मेरे पास चुनाव ही नहीं था। मुझे तो बस कहा गया कि भाई मिल गया। मैं तो इसीलिए भी खुश था कि यार मुझे कम से कम आगे पढ़ने को तो मिल रहा है। अगर मुझे आगे को नहीं पढ़ने को मिलता तो हो सकता है कि मैं भी रिक्शा चला रहा होता, हो सकता है मैं किसी दुकान पे काम कर रहा होता, पॉसिबिलिटी थी। मैंने कहा जो मिल रहा है वो कर लेते हैं, और मैंने अपनी भाई स्टार्ट कर दी। ज्यादा सब्जेक्ट्स की ट्यूशन नहीं लगती थी, अकाउंट्स नया सब्जेक्ट था उसकी ट्यूशन लगानी पड़ती थी, और मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता था उसकी ट्यूशन लगानी पड़ती थी, बाकी सब तो सेल्फ हो जाता था। अब इसकी ट्यूशन के लिए चाहिए होते थे पैसे, तो पापा से अगर मांगे कि भैया पापा पैसे चाहिए, तो पापा क्या करते थे, पापा ना जब भी मैं उनसे पैसा मांगता था वो मना नहीं करते थे, खासकर पढ़ाई के लिए कि पापा मुझे पढ़ाई के लिए, पापा ट्यूशन की फीस भरनी है। पापा सिर्फ एक काम करते थे, उस रात को जो भी ट्रक आता था ना, जो भी ट्रक आता था मेडिसिन का, उसमें नॉर्मली बेटा 200-300 पेटी आती थी मेडिसिन की, उस पेटी को उतारने के 2 रुपए या 3 रुपए मिलते थे, मतलब ट्रक से उतारकर दुकान में रखने के। तो आप मान लीजिए कि अगर 200-300 पेटी आ रही है और 2 रुपए मिल रहा है, तो उस दिन रात को वो पेटी उतारने के लिए, मतलब रात को अगर पापा 11 बजे जा रहे हैं तो सुबह 3 बजे वापस आते थे। इतना टाइम लगता था एक एक पेटी को उतारने में पूरा टोटल, तो और मेरी फीस का जुगाड़ हो जाता था। एक बारी भैया पापा जो है ना मुझे लेकर चले गए वहां पर, कह रहे आ तू भी चल। मैं चला गया, मैंने कहा चलते हैं देखेंगे पापा क्या करते हैं। वहां गया, पापा ने मुझे कहा ट्रक पे चढ़ा दिया, और पापा ने कहा कि देख तुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे बस पेटी को ना उठाकर मेरे हाथ में दे देना, बस मैं ले जाऊंगा दुकान तक। मैंने कहा ठीक है पापा। मैंने वो पेटी उठाई, भाई मैं कसम वाली बात बता रहा हूं, मुझसे नहीं उठाई गई। वो बहुत भारी पेटी थी, बहुत ही ज्यादा भारी पेटी थी। तब मुझे समझ आया कि यार पापा तो यार रात भर मेहनत कर रहे हैं यार, इतनी ज्यादा मुझे पढ़ाने के लिए, है ना, मुझसे ये पेटी नहीं उठ रही है, पापा ये उठाकर वहां तक लेकर जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि मजबूरी है इंसान की, लेकिन पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं यार। तो मैंने कहा यार मुझसे तो पेटी नहीं उठ रही। मैंने पापा मुझसे नहीं उठ रही है पेटी। पापा ने कहा बेटा अगर तू पेटी का बोझ नहीं उठा सकता तो जिंदगी का बोझ कैसे उठाएगा। अगर तू जिंदगी का बोझ उठाना चाहता है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके अगर तू जीवन में आगे बढ़ेगा ना, तो हो सकता है कि तुझे मेरे जैसे मेहनत, मेरे जैसा काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। और मैंने पढ़ाई करी 12th में, अब 12th तो हो जाएगी, 11th-12th तो हो जाएगी यार। 12th के बाद कोर्स करना है। मैंने पता लगाया कि सीए कोर्स बढ़िया सस्ता भी है और बीच में पैसे भी कमा लेते हैं। अब सीए कोर्स करना है, 12th की बात है, पैसा है नहीं कि 12th करने के बाद सीए करेंगे कैसे। तो महाराष्ट्र में मेरे पापा की रियल सिस्टर बुआ रहती थी, महाराष्ट्र में वाशिम में। उन्होंने मुझे कहा कि गुरप्रीत अगर तेरे मार्क्स 90% से प्लस आ गए ना, तो मैं तुझे महाराष्ट्र से अपने पास बुला लूंगी और तेरी पूरी सीए का खर्चा मैं उठाऊंगी, पूरी सीए, फिर चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, जो भी लेवल हो, मैं बुला लूंगी। मुझे मिल गया। मैंने कहा यार और क्या चाहिए जीवन में, 90% तो लाने हैं। और लग गए हम लोग 12th की मेहनत में। 12th की मेहनत करी भाई साहब, रात भर जाके पढ़ते थे। लास्ट के 2 महीने में तो एकदम लगा दिया, क्योंकि 90% लाने थे। फाइनली रिजल्ट आया तो वहां पर आए भाई 92.50% आए, जिसमें अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स में भी 90 प्लस, अकाउंट्स में भी 90 प्लस, और बिजनेस स्टडीज में तो आगे लगी भाई साहब, 98 मार्क्स आ गए। मैंने कहा चलो किस्मत बन गई है, 90% प्लस आ गए। मैंने बुआ को बताया, मैंने कहा बुआ आ गए, बुला लो यार मुझे। अब उन्होंने मेरी टिकट करा दी, और पहली बार बेटा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, मैं आज तक कभी घर से बाहर गया नहीं था, लेकिन अब मुझे जाना था 1500 किलोमीटर दूर। पापा खुश भी थे, दुखी भी थे। खुश इसलिए थे कि शायद अब उनके बेटे का करियर बन जाएगा, और दुखी इसलिए थे कि उनका बेटा उनसे बहुत दूर जाने वाला है। तो मैं चला गया भाई ट्रेन करके। उन्होंने मुझे ट्रेन की टिकट भेजी थी, मैं उनके पास वाशिम भेजा। वाशिम में पहुंचने के बाद पहुंचते ही उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुझे भेज दिया पुणे में एक क्लासेस ज्वाइन कराई फाउंडेशन की। अब फाउंडेशन की मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। उस टाइम पे तो बहुत सही चलती थी, एमसीक्यू होता था, गोला गोला मारना होता था भाई साहब। ये लॉ में भी गोला ही मारना होता था, मतलब बहुत इजी होता था, मुझे ऐसा लगता है। तो बट फिर भी लोग कहते हैं कि सीपीटी हार्ड था, तो होगा। तो मैंने उसके लिए भी मेहनत करी, 3-4 महीने क्लासेस चली, 2 महीने की सेल्फ स्टडी करी, और सीपीटी मैंने दे दिया, और सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन था कि भाई मुझे जिंदगी में कुछ बेहतर करना, वरना घर जाके तो कुछ है नहीं। पेरेंट्स के लिए कब तक पापा वो काम करेंगे, तो कुछ तो मुझे बेटर करना है। फिर सीए इंटरमीडिएट आया। सीए इंटरमीडिएट में
मुझे पैसे कौन देता था? फूफा जी मुझे पैसे दिया करते थे। सीए इंटरमीडिएट में मैंने कहा कि मुझे पता चला कि यार मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस की जरूरत नहीं है। टोटल 7 सब्जेक्ट होते थे जिसमें से मैंने 3 सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी, बाकी सारे मैंने सेल्फ स्टडी करे थे। अगर आप, मैं सच बताता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और आपको खुद पे भरोसा है तो चीजें निकल जाती हैं। मेहनत करने की बात है, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस करी, कुछ सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी करी। एग्जाम मेरे नवंबर में थे। लास्ट के 3 महीने जो थे ना, मैंने क्या किया, मैं हॉस्टल जाना ही बंद कर दिया। मैंने लाइब्रेरी लगा ली, लाइब्रेरी, मॉर्निंग लाइब्रेरी और इवनिंग लाइब्रेरी, मॉर्निंग लाइब्रेरी और इवनिंग लाइब्रेरी, मतलब रात में भी। अब मैं पूरा दिन मॉर्निंग लाइब्रेरी में पढ़ता था और रात को नाइट वाली लाइब्रेरी में पढ़ता था, और अराउंड मैं ना 2 बजे सो जाता था, 2 ढाई बजे सो जाता था। और लाइब्रेरी क्योंकि सुबह मुझे ही खोलनी होती थी, 6 बजे खोलनी होती थी, तो मैं 6 बजे लाइब्रेरी, यानी ढाई बजे से 6 बजे, बस इतना ही पीरियड मैं इंटरमीडिएट की जब स्टडी करता था तो मैं सोता था। बाकी टाइम मेरा पढ़ाई में जा रहा होता था, बाकी टाइम मेरा पढ़ाई में जा रहा होता था। हम पढ़ाई करी 2-3 महीने तो मेरे ऐसे गए। लाइब्रेरी में ही नहाना है, लाइब्रेरी जिस बिल्डिंग में रहता था वहीं पे खाना होता था, पास में मैस, वही खाना होता था, और वैसे निकाल के हमने भाई किसी तरह जो है पेपर दे दिए सी इंटरमीडिएट के। पता नहीं क्या होगा भाई, दे दिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करी थी। और लोग बोलते थे कि यार सेल्फ स्टडी, लोग कहते थे यहां पर तो क्लासेस करके लोग पास नहीं हो रहे हैं, तू सेल्फ स्टडी से कैसे पास हो जाएगा। अब मुझे भी डर लगता था उनकी बात सुन के, यार बात तो सही कह रहे हैं, और मेरे सामने एग्जांपल भी है जो कि क्लास करके भी पास नहीं हो रहे हैं, 2-3 बार क्लासेस कर ली लेकिन हो नहीं रहा। इंटर कोई मजाक थोड़ी है। बट मैंने कहा हम तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, तो हम तो मेहनत करते गए, यही कर सकते थे, मेहनत करते गए करते गए करते गए। अब एग्जाम जब खत्म हो गए, फिर रिजल्ट का इंतजार किया गया। रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट में देखा मार्क्स एकदम अच्छे आ गए, और फिर रैंक चेक किया तो ऑल इंडिया रैंक 23rd। और उस टाइम पे जब मेरा अटेम्प्ट था, तब सीए इंटर के दोनों ग्रुप का रिजल्ट लगा था 4%। आप समझ रहे हो, मतलब अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया था तो सिर्फ 4 लोग पास हुए थे, और उन 4 लोग में से भी हम ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट में आ गए, और वो भी सेल्फ स्टडी करके। मैंने कहा यार सही चल रहा है, मतलब मेहनत करो तो हो जाता है। खुश हो गया भाई कि ये चीज तो काम कर रही है। अब आर्टिकलशिप का फेज आया, मुझे नहीं पता था ये बिग फोर क्या होती है, मैं नहीं जानता था। मुझे तो बस ये पता था 3 साल की अब आर्टिकलशिप करनी है। मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से एक बच्चा मुझे मिल गया जिसका नाम था सिड, क्या नाम था, सिद्धार्थ खिफसरा। उसने कहा अरे आप गुरप्रीत हो? मैंने कहा कह रहे आपका ऑल इंडिया रैंक है? मैंने कहा कह रहे आपका ना मैंने नाम सुना है, टीचर्स ने बताया था। अरे कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन। कह रहे आर्टिकलशिप कहां से करोगे? मैंने कहा आर्टिकलशिप, मैंने कहा यार सोचा नहीं अभी। उसने कहा मेरा तो बिग फोर में हो गया। मैंने कहा है बिग फोर में हो गया? मैंने कहा तुम्हारा भी रैंक? कह रहा नहीं मेरा रैंक नहीं है। मैंने कहा फिर भी हो गया? कह रहा हाँ। मैंने कहा मेरा करवा दो। कह रहा आप अपना रिज्यूमे भेजो, मैं आज ही बिग फोर में भेजता हूं। मैंने कहा सिड भाई तुम तो बहुत अच्छे बंदे हो यार। मैंने सिड को रिज्यूमे दिया और सिड ने मेरा रिज्यूमे आगे भेज दिया। उसी दिन मुझे कॉल आ गई कि भैया आपका अगले दिन जो है इंटरव्यू है। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं अगले दिन इंटरव्यू देने पहुंचा केपीएमजी में, केपीएमजी में मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, वहां 25 लोग बैठे हुए थे और एक मैं भी था, यानी टोटल 26 लोग इंटरव्यू देने आए थे भाई। अब मैंने कहा यार 26 लोग इंटरव्यू देने आए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा यार। और सच बता रहा हूं, अब वहां पे इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है कोट पैंट ये सब टाई वाई लगा के, ना मेरे पास कोट, ना मेरे पास जूते, ना मेरे पास थी वो क्या बोलते हैं टाई। तो हॉस्टल में मैं जहां रहता था ना, हॉस्टल के लोगों के जूते, हॉस्टल के लोगों के कोट और हॉस्टल के लोगों की टाई मांग के मैं चला गया भाई साहब इंटरव्यू देने। मैंने कहा देखेंगे क्या होगा। इंटरव्यू देने से पहले ना मैंने जो लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे उनके बारे में पता कर लिया। आजकल इंटरनेट पे सब पता चल जाता है, लिंक्डइन करके था, वहां पर मैंने देख लिया कि ये इंटरव्यू लेगा, इसका नाम क्या है, ये कहां से पढ़ा है, और उसके बारे में मैंने कहा अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा अगर मैं उसके बारे में जानता हूं। तो मैं गया, इंटरव्यू हुआ, 3-4 राउंड मेरे इंटरव्यू के हुए। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया इंटरव्यू में, क्या बताऊं। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये नहीं लेने वाले भाई, मुझे इतना परेशान किया हम लोगों ने, मुझे इंटरव्यू में बहुत परेशान किया। अब मैं घर आ गया और मेरे फोन की हो गई थी चार्जिंग खत्म। फिर अगले दिन सिड का फोन आया मुझे। सिड कह रहा अरे भाई तेरा फोन कर रहे थे वो लोग, तुझे तेरा फोन बंद आ रहा था। मैंने कहा चार्जिंग खत्म हो गई थी यार। मैंने कहा इंटरव्यू इतना खास गया नहीं है, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, मैंने जितना आता था वो बता दिया। अब सिड ने कहा कि यार वो तुझे कॉल कर रहे थे, तेरा लास्ट राउंड करना है पार्टनर के साथ, पार्टनर के साथ लास्ट राउंड करना है। तो पार्टनर के साथ करना है, लो यार मैं पार्टनर के पास गया और वहां वो बहुत ही कैजुअल राउंड था। उन्होंने कहा देखो हमारी टीम को आप पसंद आए हो और आप एक डायमंड हो जिसे पॉलिशिंग की जरूरत है, एंड वी आर हियर टू पॉलिश यू, हम तुम्हें पॉलिश करेंगे और तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे। और उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो मिल रहा है। अब वहां पे मैंने ज्वाइन कर ली, और जैसे ही मैंने बेटा आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, मेरा स्टाइपेंड स्टार्ट हो गया था 15,000 रुपए महीने का। 15,000 रुपए महीने का पहला स्टाइपेंड। मैंने क्या किया, मैंने घर पे पैसे भेजना स्टार्ट कर दिया। मैंने अब फूफा जी से भी पैसे मांगना बंद कर दिया था। मैंने कहा फूफा जी आपने मेरी इतनी मदद कर दी है, अब मुझे लगता है कि आगे की जर्नी शायद मैं खुद से कर लूंगा। फूफा जी ने कहा नहीं बेटा मैं हूं ना। तो वो मुझे फूफा जी नहीं बोल रहे थे, वो कहते हैं तू मुझे पापा बोला कर, मैं तू मेरा बेटा है, तू मुझे पापा बोला कर, इतना प्यार करते हैं वो मुझसे। तो मैंने कहा मतलब मैंने कहा पापा बस अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा। और फिर मैंने घर पे कुछ पैसे भेजने चालू कर दिए, और कुछ पैसे मैं अपने पास रखता था हॉस्टल के और ये सब के। और इवन जो फाइनल की जो मुझे क्लासेस लेनी थी वो भी मैंने बिग फोर के पैसों से, जो स्टाइपेंड आता था उसी पैसों से मैंने आर्टिकलशिप भी करी, मतलब आर्टिकलशिप कर रहा हूं, क्लासेस भी करी आर्टिकलशिप के साथ। तो वो 3-2.5 साल वहां पे किया। 2.5 साल जो दोस्त उसमें छुट्टी का पीरियड आ जाता है, तो फिर मैं पढ़ाई के पीरियड में वापस आ गया क्लासेस के बाद। भाई बिग फोर में बहुत काम कराते हैं वो, सुबह बुलाते थे, भाई कितने बजे, 9 बजे पहुंचना होता था ऑफिस, और रात के 10-10 बजे तक बिठा लेते थे। अब इतना लेट बिठाना, और रात को 10 बजे आकर मुझे क्लास देखनी होती थी क्योंकि रिकॉर्डेड पेन ड्राइव चलती थी। पेन ड्राइव में मैं रात को आके क्लासेस देख रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं फाइनल के, और फाइनल के एक एक सब्जेक्ट को बहुत टाइम लगता है कंप्लीट होने में। और आप इतने सारे सब्जेक्ट, अब दिन में इतना ही टाइम होता था, कई बार तो मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के क्लास देखता था कि सुबह जल्दी उठ के सीए फाइनल की क्लास देखूंगा, शाम को नोट्स बनाऊंगा, ऐसा ही करना पड़ता था। और धीरे धीरे चलते चलते मेजॉरिटी, मतलब 8 सब्जेक्ट थे तो शायद 3-4 सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई थी। 3-4 सब्जेक्ट मैंने कहा सेल्फ कर लेंगे क्या है, अब इंटर में भी तो करी थी हमने। फिर अब अपने को स्ट्रेटेजी पता थी क्या करना है भाई। लास्ट के हमारे 3-4 महीने की जो छुट्टी मिलती है बिग फोर से, वो छुट्टी मैंने जो है ले ली। और वो सबसे बेस्ट बात पता क्या थी बिग फोर की, कि जब वो छुट्टी भी देते थे ना 3-4 महीने की लास्ट, उसमें भी वो लोग पैसे देते थे यार। पढ़ाई करने के पैसे दे रहे हैं भाई साहब, बिग फोर वाले पढ़ाई करने के पैसे दे रहे हैं। मतलब मैं 4 महीने पढ़ाई करूंगा और वो लोग मुझे स्टाइपेंड देंगे हर महीने 25,000। मैंने कहा ये तो बढ़िया, घर पे भी पैसे भेजता रहूंगा और पढ़ाई पे भी फोकस लगा रहेगा। अगर कुछ भी जरूरत होगी किताब की, किसी भी नोट्स की, कुछ भी होगी तो मेरे आउट ऑफ फंड्स नहीं होगा, मैं खरीद सकता हूं यार, है ना। तो फिर उसके बाद अब पढ़ाई चालू होगी अगेन, अपन ने वही वाला फंडा अपना लिया, सुबह की लाइब्रेरी रात की लाइब्रेरी, वहीं पढ़ाई करेंगे, सुबह की लाइब्रेरी रात की लाइब्रेरी, सुबह की लाइब्रेरी रात की लाइब्रेरी, वहीं सोना वहीं खाना वहीं जो भी करना है सब कुछ वहीं करना है। और घर पे पैसे जा रहे हैं, पैसा आता था घर भेज देते थे, जो बचता था वो अपने पास रख लेते थे, है ना, लाइब्रेरी वगैरह के लिए। अब वो 5 महीने दबाकर हमने, जो 3-4 महीने थे दबाकर हमने पढ़ाई करी फाइनल के लिए, और 1-2 सब्जेक्ट थे जो इधर उधर थे, बट ठीक है।
अब हमने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, मैंने बहुत सारे टेस्ट देके दिए थे, तुमको भी मैं बोलता हूं कि टेस्ट दिया करो, जितने ज्यादा पेपर लिखकर देखोगे ना 3 घंटे लगाकर, उतना ज्यादा बेटर होगा फाइनल एग्जाम। तो मैं बड़े सारे, और मैं सच बता रहा हूं, मैं जब फाइनल में लॉ का पेपर देता था फेल हो जाता था, ऑडिट का पेपर देता था फेल हो जाता था, फाइनल में मैं पेपर देता था, मान लो 50% सिलेबस का पेपर है, मैं देने गया, दिया आया, देखा तो 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 35, ये तो फेल हो रहा हूं, क्या करूं। लेकिन उससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे किस पे टाइम देना है, और उस सब्जेक्ट पे मैंने टाइम इन्वेस्ट करना चालू करा। अगर मेरा लॉ कमजोर था तो मैंने लॉ को ज्यादा टाइम दिया, मेरा ऑडिट कमजोर था क्योंकि मुझे पता था बाकियों में तो पास हो रहा हूं, ये फेल करा देंगे भाई, इन पे ज्यादा टाइम देना है, और मैंने उनको, मैं रोने नहीं लग गया अरे फेल हो गया तो क्या करूं, मैंने उनको इंप्रूव करा, क्योंकि मुझे इंप्रूव करना है ना, तभी तो पास होऊंगा। तो मैंने उनको क्या किया, इंप्रूवमेंट करना चालू किया, उनको ज्यादा टाइम देना चालू किया, रोज 2-2 घंटे बैठ के पढ़ना चालू किया। और फिर हमने फाइनल एग्जाम जब दिया, अब फाइनल एग्जाम दिया, फिर से फाइनल एग्जाम हो जाता है तो हमारी आर्टिकलशिप खत्म नहीं होती थी, हमारी आर्टिकलशिप 3-4 महीने की बाकी रहती थी। अब 3-4 महीने की मैंने वापस से आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर ली। आर्टिकलशिप कंटिन्यू करने के बाद रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट के दिन भी बेटा मैं गया था कहां, रिजल्ट के दिन मैं गया था ऑफिस, बाकी सारे आर्टिकल्स छुट्टी पर थे, जिनका रिजल्ट था, एक अकेला मैं आर्टिकल था जो काम पर गया। मेरे बॉस बोले अरे भाई तुझे टेंशन नहीं हो रही है, मैंने कहा सर मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है सर, मैं बहुत पता नहीं क्यों सर, मैं बहुत ही चिल्ड आउट हूं। फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और इस बार बेटा मैंने पहले रैंक चेक करी, रिजल्ट चेक नहीं करा, और जब मैंने रैंक चेक करी ना तो मैंने देखा यार ऑल इंडिया रैंक 25 और मैं सीए बन चुका था। मैंने सबसे पहले अपने फूफा जी को कॉल किया, और फूफा जी को कॉल करके बोला कि आपका बेटा सीए बन चुका है, और वो बहुत खुश थे इस बात से। फिर मैंने पापा को भी कॉल किया, पापा को बताया, पापा भी बहुत खुश थे कि शायद अब वो जो चाहते थे कि उनके बेटे का जो जीवन है वो बेटर हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो फाइनली हो चुका था। और इसीलिए फिर उसके बाद जो थी आगे की स्टोरी तो आप जानते हैं कि कैसे हम कहां यहां पहुंचे हैं, है ना। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि मोटिवेशन बाहर से नहीं, मोटिवेशन अंदर से ढूंढो, आपको अंदर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। अगर आप प्रॉब्लम्स बताओगे, प्रॉब्लम बता के कुछ नहीं होता, कोई आपकी प्रॉब्लम से किसी का लेना देना नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ता है। और जब आप ढूंढकर उस पर मेहनत करते हो, मैं भी हो सकता था कि यार मैं लॉ में फेल हो रहा हूं, छोड़ दूंगा ये अटेम्प्ट, लेकिन मैंने उस पर मेहनत करी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी चीजों पर मेहनत करो यार, मेहनत, रो मत कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे क्यों नहीं हो रहा, होगा यार, करो, उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्या करूं कि ये हो जाएगा, वो चीज तुम्हें ढूंढनी है। मैं भी लॉ में फेल होता था, मैं भी ऑडिट में फेल होता था, इट्स नॉर्मल कि यार फेल कैसे हो रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं बट हो गया। तो लेकिन ये बात मुझे फाइनल एग्जाम से पहले पता चल गई थी कि मैं फेल हो रहा हूं, एग्जाम में मुझे नहीं पता चली थी, कई बच्चों को एग्जाम में जाकर पता चलती है। तो इसीलिए मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनर मोटिवेशन को ढूंढो, अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन बनाओ, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो चाहते हैं अपने के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स को बेस्ट लेकर दूंगा, और यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। शायद मैंने आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया।